Hey guys, how are you all? My name is Muktadhir and we were doing Rajasthan GK MCQ of Art and Culture. आर्ट एंड कल्चर का ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस 2 वीडियोस। और ये जो वीडियोस हैं ये राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know, they can have a look. So our first question, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। Our first question, फेमस पेंटर्स। देखो पेंटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं और जनरली आपको पता है कि आजकल पेंटर्स में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे। पेंटर्स सीताराम, नानक राम, बदन सिंह बिलोंग टू विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? सीताराम, नानक राम, बदन सिंह कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करते हैं? तो फटाफट से बताओ, सोचो, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 2-3 पेंटर्स के नाम और लिख देती हूँ, शायद आपको वो लिखने से याद आ जाए। तो एक तो है आपका मोरध्वज, आमिर चंद। अच्छा, एक अब जो लास्ट वाला जो नाम लिख रही हूँ ना, उससे तो आप पक्का बता दोगे कि कौन सा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। निहाल चंद, याद आ गया? वेरी वेल सेड। निहाल चंद से हमें याद आ जाती है बनी ठनी, और बनी ठनी से नाम आता है तो सीधा नाम दिमाग में एक ही स्ट्राइक करता है, विच इज किशनगढ़। किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है उसके सारे पेंटर्स हैं, पेंटर्स के नाम अच्छे से याद कर लेना, पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में जब बात की है तो हम यहाँ पे 2-3 बातें इस पेंटिंग स्टाइल के बारे में ध्यान रख लेते हैं कि एक तो इस पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड था वो किसके टाइम पे था? गोल्डन पीरियड जो था इस पेंटिंग स्टाइल का वो था आपका सावंत सिंह के टाइम पे। नगरीदास, है ना, सावंत सिंह के टाइम पे था। इनफैक्ट बनी ठनी जिनको नहीं पता, तो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो निहाल चंद ने ही बनाई थी। और बनी ठनी को हम मारवाड़ की मोनालिसा भी कहते हैं, मोनालिसा भी कहा जाता है इस पेंटिंग को। बनी ठनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बिल्कुल उसके शार्प नोज है ना, और डेगर जैसी आईज है, खंजर जैसी आईज बताते हैं कि ट्रांसपेरेंट। इनफैक्ट बनी ठनी का चित्र तो बहुत ही फेमस भी है, उसकी पेंटिंग ट्रांसपेरेंट क्लोथ है, बेसली ऑर्नामेंट पहनती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो बनी ठनी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जाता है। बनी ठनी के ऊपर इनफैक्ट एक पोस्टेज स्टैंप भी इशू की गई थी। पोस्टेज स्टैंप कब की गई थी? पोस्टेज स्टैंप जो होती है वो इसके ऊपर इशू की गई थी 1973 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा किशनगढ़ पेंटिंग में जो कलर्स का यूज हुआ है वो बिल्कुल ही लाइट कलर्स का यूज हुआ है। लाइट कलर्स में इनफैक्ट अगर हम बात करें तो व्हाइट हो गया एंड रेड रोजी कलर्स का यूज हुआ है जनरली इस पेंटिंग के अंदर, क्योंकि कलर्स भी कई बार पूछ लेते हैं। इस पेंटिंग को लाइट में लाने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि भाई कई बार नाम से ही पूछ लेते हैं कि एरिक डिक्सन जो है उसको कौन सी पेंटिंग स्टाइल को लाइट में लाने का क्रेडिट दिया जाता है, तो वो किशनगढ़ है, ठीक है। श्रीधर अंधारी को किसका दिया जाता है, बताइएगा कमेंट में। चलिए, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, डिकिंसन, सॉरी, डिकिंसन, इनको दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है इस जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसे लाइट में लाने का। इनफैक्ट इस पेंटिंग जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उस पे हमें वल्लभ सेक्ट का इन्फ्लुएंस मिलता है, और उसके अलावा हमें कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इन्फ्लुएंस मिलता है। कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर देखने को मिलता है। कुछ पेंटिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, उनके नाम सीधा नाम से ही पूछ लेते हैं कि चांदनी रातों की संगोष्ठी जो पेंटिंग है वो कौन सी स्कूल से बिलोंग करती है, कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, चांदनी रातों की संगोष्ठी पेंटिंग का नाम है, ठीक है ना, रातों की संगोष्ठी, संगोष्ठी एक इसकी पेंटिंग है। एंड एक और पेंटिंग है जिसका नाम है नौका विहार पेंटिंग, वो भी आपकी किशनगढ़ स्टाइल की ही है।
चांदनी रावतों की संगोष्ठी और नौका विहार पेंटिंग। तो ये जो 5-6-7 बातें जो हमने यहाँ पे की किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में, आप एटलीस्ट इतनी तो बातें ध्यान रख ही लेना। बनी ठनी किसने बनवाई थी? निहाल चंद ने। और ये उसके सारे फेमस पेंटर्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डज नॉट बिलोंग टू शहरिया ट्राइब। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा डांस शहरिया ट्राइब को बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता? अभी प्रीवियस वीडियो में ही हमने किया था। क्या किया था? शहरिया ट्राइब का कौन से डांस है? एक हमने देखा था शिकारी डांस है ना, शिकारी डांस शहरिया ट्राइब का है। उसके अलावा झेला भी शहरिया ट्राइब का है। लैंगी डांस भी जो है वो शहरिया ट्राइब का है। इंद्रपरी भी शहरिया ट्राइब का है। तो कौन सा डांस नहीं है? विच इज चक्री। तो हमारा आंसर हो गया चक्री। चक्री डांस जो है वो शहरिया ट्राइब का नहीं है। तो कौन सी ट्राइब का है? कंजर का, कंजर कास्ट का है। ठीक है, कंजर कास्ट का ये आपका डांस है। चक्री के अलावा कंजर कास्ट के और कौन कौन से डांस है? तो चक्री के अलावा जो कंजर कास्ट के डांस है वो है आपका लाठी एंड धाकड़। ये भी यहाँ पे याद रख लेना। तो कंजर के 3 डांस एटलीस्ट याद रख लेना, चक्री, लाठी, धाकड़। ठीक है, चक्री, लाठी, धाकड़ ये कंजर के हैं। और जो शहरिया ट्राइब है उसके कौन से हो गए? शिकारी, इंद्रपरी, लैंगी और झेला। ये एटलीस्ट डांस शहरिया ट्राइब के याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौटंकी इज फेमस इन विच रीजन। कौन से रीजन में नौटंकी फेमस है? ये वो वाली नौटंकी नहीं जो हम लोग डेली करते हैं ना। ये नौटंकी बेसिकली फोक ड्रामा, आप कह सकते हो फोक थिएटर है, लोक नाट्य के अंदर आता है नौटंकी। तो ये कौन से रीजन की फेमस है? बताओ कौन से रीजन की फेमस है? देखो, अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली ये यूपी का जो हथरस है वहां से ये बिलोंग करती है। और फिर उसके बाद में ये राजस्थान के अंदर लाई गई थी। राजस्थान के अंदर भूरीलाल लिखा मिलता है बुक्स के अंदर कि भूरीलाल के द्वारा ये राजस्थान के अंदर लाई गई थी। अब कौन से रीजन के अंदर होगी? डेफिनेटली यूपी से ओरिजिन है तो यूपी का जो एडजॉइनिंग रीजन है, राजस्थान और यूपी का जो एडजॉइनिंग रीजन है वहीं पर ही आएगी। तो कौन सा आ जाता है अपना? भरतपुर। भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, धौलपुर, एंड टू सम एक्सटेंट करौली एंड सवाई माधोपुर। मेनली तो इसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो आपका भरतपुर धौलपुर से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे भरतपुर रीजन दे रखा है तो हमारा आंसर हो गया भरतपुर रीजन। तो नौटंकी फेमस कौन से रीजन की है? भरतपुर रीजन की। अब नौटंकी के बारे में 2-4 चीजें और देख लेते हैं हम। ये मेवाड़ रीजन नहीं, नौटंकी के बारे में अगर हम 2-4 चीजें देखें तो एक तो जब भी ये प्ले की जाती है सो इट इज प्लेड विद 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साथ में बजाए जाते हैं। मतलब कि 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं जब ये नौटंकी का जो ड्रामा है जब ये प्ले किया जाता है। अब इसमें कुछ मेन प्लेस जो है, कई बार सीधा प्ले के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो मेन प्लेस इसमें कौन कौन से होते हैं? एक है रूप बसंत, रूप बसंत, नकाब पोश, रूप बसंत, नकाब पोश और सत्यवादी हरीशचंद्र। ठीक है, सत्यवादी हरीशचंद्र, ये इसके मेन प्लेस हैं। कुछ इसके आर्टिस्ट भी देख लेते हैं, कई बार आर्टिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? तो आर्टिस्ट के अंदर 2-3 आर्टिस्ट के नाम आप एटलीस्ट याद रखना। एक तो है आपका गिरिराज प्रसाद, गिरिराज प्रसाद, द अदर वन इज गुलाब बाई, और याद रहे तो कृष्णा कुमारी भी याद कर ले, कृष्णा कुमारी। गिरिराज प्रसाद और गुलाबबाई तो याद कर लेना। गिरिराज प्रसाद, गुलाबबाई कौन से फोक ड्रामा से रिलेटेड है? तो नौटंकी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर, क्योंकि पेंटिंग का ही क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन 24 के अंदर। 24 क्वेश्चन पे, हु वाज द पेंटर पेंटेड रागमाला इन चावंड पेंटिंग स्टाइल ड्यूरिंग महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। अब देखो, पहली बात तो हमें क्वेश्चन से ही क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रख लेना कि रागमाला जो है वो चावंड स्टाइल पेंटिंग की मेन पेंटिंग है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, जो कि आपकी महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के टेन्योर में
बनाई गई थी, मतलब उनके टाइम की पेंटिंग है। तो चावंड स्टाइल की रागमाला किसके टाइम पे? अमर सिंह फर्स्ट के टाइम पे। तो ये तो हमने क्वेश्चन से सीखा। नाउ कम टू, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा पेंटर? जब भी चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात आए तो हमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन जो है वो किन्होंने ओरिजिनेट की थी, किन्होंने डेवलप की थी? वो की थी महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप के टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी आर्ट। इसका गोल्डन पीरियड जो था दैट वाज डेफिनेटली, गोल्डन पीरियड जो था दैट वाज डेफिनेटली आपका जो ये अमर सिंह जो है उनके टाइम का रहा, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के टाइम का रहा इसका गोल्डन पीरियड। इसका जो फेमस आर्टिस्ट है, एक ही आर्टिस्ट का नाम इसके अंदर आता है जो कि एग्जाम के अंदर घूम घूम के पूछा जाता है, वो है आपका, अब तक तो आपने बता ही दिया होगा, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो है वो फेमस आर्टिस्ट, जहां पे भी नसीरुद्दीन आ जाए आप आंख बंद करके चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग पे टिक कर दीजिएगा, या चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रिलेटेड विद नसीरुद्दीन, वहां के फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको इनफैक्ट ये जो चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ, कहाँ गया? अरे अरे एक मिनट, गिरा। हाँ, तो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ, ठीक है, इतना छोटा है ना कि दिखाई ही नहीं देता, डॉट कहीं पे भी इधर उधर हो जाता है। तो ब्लेंड ऑफ मेवाड़ प्लस मारवाड़ और उसके अलावा जो आपकी जयपुर स्टाइल है, उन सब का ये मिक्सचर है। इन सब का इन्फ्लुएंस आपको, इन सब का एक आपको ब्लेंड देखने को मिलता है चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। तो चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में आप ये दो चार चीजें ध्यान रखना। वापस लिख देती हूँ, चलो। रागमाला यहाँ की फेमस है, उस पर भी क्वेश्चन में भी लिख रखा है। रागमाला जो है ना वो फेमस पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a प्रिकर्सिव अवनाद मतलब इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा परकशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये पूछा गया है ना? इट्स परकशन, परकशन इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। तो कौन सा इसके अंदर नहीं है? तो वो आ जाता है आपका, बताइए इसके अंदर से नौबत, पखवाज, थाली, ताशा, इनमें से कौन सा जो है वो अवनाद इंस्ट्रूमेंट नहीं? अवनाद इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अभी आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगी। बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट जो कि होता है ना कि किसी से हम पीट करके, किसी से बीट करके हम बजाते हैं, तो उसे अवनाद इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो कौन सा इसके अंदर से नहीं है? देखो, नौबत, यस, नौबत बिल्कुल अवनाद इंस्ट्रूमेंट है, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। पखवाज भी आपका प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। थाली और ताशा, ताशा भी आपका प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है, थाली नहीं है। तो थाली आपका हो जाएगा, क्योंकि थाली जो है वो बेसिकली घन वाद्य यंत्र के कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि हैंड ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। तो अब जब हमने अवनाद इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है, तो नौबत, पखवाज तो हमें पता चल ही गया। पखवाज के साथ में आप मृदंग भी लिख दो, बेसिकली साउथ इंडिया का पड़ता है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखाती हूँ, देन यू विल गेट अ क्लियरिटी। ये देखो, ये है पखवाज, दिस इज पखवाज। एक मिनट, दिस, तो ये आपका पखवाज है। पखवाज बेसिकली आपका नॉर्थ इंडिया के अंदर बजाया जाता है जनरली। इसमें मृदंग जो है वो जनरली आपका साउथ इंडिया के अंदर प्ले किया जाता है। ऑलमोस्ट आपको दिखने में ये एक जैसे से ही लग रहे होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर बाकी वैसे एक जैसे से ही दिखाई देते हैं। अब आप समझ गए कि परकशन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं जिनको पीट करके वैसे बजाया जाता है। ये है ताशा, दिस वन इज ताशा, और ये है आपका नौबत। तो ताशा, नौबत, पखवाज, मृगंग, जो मृदंग है, ये तो आपके प्रिकॉशन। इसके अलावा और कौन से प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट होंगे? अब इसी से इमेजिन करके देखो, आपका जो भी बताने की जरूरत है, ढोल हो गया, डमरू हो गया, ढोलक हो गया, ठीक है, ढोलक हो गया, उसके अलावा डफ हो गया, और चंग हो गया, ये भी आपका मतलब कि प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट ही है। इसके अलावा आपका एक दो और इंस्ट्रूमेंट है जिनके नाम जो है, जो कि इससे मतलब कि आप एकदम से पहचान नहीं पाते, जैसे कि एक आपका कमर इंस्ट्रूमेंट हो गया, शिल्पा इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक आपका कुंडी हो गया, एक हमने पाबू जी के माटे किए थे तो माठ इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, और ये सारे, और खंजरी इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सारे के सारे जो है, नगाड़ा वगैरह भी इसी के अंदर ही आ जाता है। तो
तो ये सारे के सारे आपके प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। तो आप मान करके चलिएगा कि इसके अंदर से आपसे एग्जाम में ये ढोलक डमरू टाइप्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि आपको ढोलक डमरू के बारे में पता है, ठीक है। तो ढोलक डमरू डाफ वगैरह नहीं, आपसे नौबत पखवाज ताशा इस तरीके की चीजें ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। कहाँ पे गए हम? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, यहाँ पे पूछा था नॉट सुशिर इंस्ट्रूमेंट और विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड ऑपरेटेड कौन सा नहीं है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है इसमें से, बताइए। नागफनी, करना, अलगोजा, रबाब, इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र या विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? देखो नागफनी डेफिनेटली विंड इंस्ट्रूमेंट है आपका। इसके अलावा करना जो है वो भी विंड इंस्ट्रूमेंट है। अलगोजा जो है दैट इज ऑल्सो अ विंड इंस्ट्रूमेंट। बट रबाब, रबाब नहीं है। रबाब एंड रबाज ये आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया रबाब या रबाज, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखिए, ये है आपके विंड इंस्ट्रूमेंट। अलगोजा, अलगोजा जो है इसे हम स्टेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना ये हमारे राजस्थान का स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये बैम्बू का बना हुआ है, 2 फ्लूट्स है, 2 नाली है इसके अंदर, और इसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, 4-4 तो एटलीस्ट होल्स बने हुए हैं। तो लगभग इसके ऊपर 8 होल्स, या कई बार होता है कि ज्यादा भी होते हैं इससे। तो ये बैम्बू का और इसका बना हुआ होता है, सूप मार करके बजाया जाता है, ठीक है। 2 फ्लूट्स होती है। करना, ये बेसिकली आपका ब्रास का बना हुआ है, ठीक है, ब्रास का बना हुआ होता है करना। ये भी विंड इंस्ट्रूमेंट ही है, फूंक वगैरह उसी से ही बजता है। देन कम टू नागफनी, ये आपका ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है, ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई होती है। ये भी ऐसे जैसे स्पाइरल आपको कॉइलिंग सी दिख रही है ना नाग की शेप की, तो ये भी फूंक से बजाई जाती है। सिंगा, ये तो आपने कई जगह बजाते हुए देखा भी होगा मूवी वगैरह के अंदर, तो ये सिंगा, दिस इज ऑल्सो अ विंड इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा विंड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? एक हमने विंड इंस्ट्रूमेंट पिछले वाले वीडियो के अंदर किया था, मशक। दोबारा नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की भयंकर संभावना है, मशक को लेकर के पूछा जाता है। मशक हो गया, सतारा हो गया, जो कि नाम से आपको पता नहीं चलता कि कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा। सतारा को लोग जनरली, जिन्हें नहीं पता होता, वो जनरली सतारा को तार या फिर स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, बट वैसा है नहीं। तो मशक हो गया, सतारा हो गया, भूंगल हो गया, नागफनी हो गया, बांकिया हो गया, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, और तुरही हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहलाते हैं विंड ऑपरेटेड। एक नड इंस्ट्रूमेंट भी है, वो भी आपका विंड ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में ही आता है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चले, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Where does the tradition of performing Nahar dance exist since Mughal age? नाहर डांस, देखो आपसे एग्जाम के अंदर जो हमारे जो ट्राइब्स हैं, फोक जो डांस हैं ट्राइब्स के, वो तो पूछे जाते ही हैं। उसके अलावा कुछ रीजन स्पेसिफिक डांस भी पूछे जाते हैं। अब नाहर डांस वैसे ही एक पूछा जाता है कि भाई नाहर डांस जो है वो कौन से रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो नाहर डांस जो है वो आपका मांडल, मांडल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो मांडल भीलवाड़ा के अंदर, आपसे एग्जाम में मांडल भी दिया जा सकता है, भीलवाड़ा भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो मांडल भीलवाड़ा के अंदर परफॉर्म किया जाता है नाहर डांस। और ये कब परफॉर्म किया जाता है, मतलब इसकी शुरुआत बेसिकली कब होती है कि जब ये अपनी मेवाड़ और इसकी जो मेवाड़ मुगल की जो ट्रीटी होती है ना, मेवाड़ मुगल जो ट्रीटी होती है 1415 के अंदर जो होती है, 1615 में जो मेवाड़ मुगल ट्रीटी होती है, तब क्या होता है कि शाहजहां जो है उसके बाद में जब वापस जा रहे होते हैं ना, तो उनको जस्ट प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो थोड़े टाइम यहाँ पे रुकते हैं, तो उनको खुश करने के लिए डांस किया जाता है। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जो लोग हैं ना वो एक गेटअप सा बना लेते हैं, एक स्वांग सा बना लेते हैं, जिसमें वो कॉटन अपने पूरे बॉडी के ऊपर कॉटन जो है उसको लगा लेते हैं, कॉटन को। इसकी इनफैक्ट एक इमेज थी, आई फॉरगॉट टू पेस्ट इट। एनीवेज, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे इसकी इमेज भी कि नाहर डांस, वैसे आप गूगल पे भी देख सकते हैं। नाहर डांस जो है तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा है, स्वांग सा बना लेते हैं कि कॉटन रुई जो होती है वो अपने पूरे शरीर पर चिपका करके और फिर ये डांस किया जाता है। तो ये है आपका नाहर डांस। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाहर डांस, अच्छा नाहर डांस के साथ में एक मिनट, एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे ना,
कहाँ पे भी आई है, हाँ यहाँ पे मैं कुछ और रीजन के डांस लिख देती हूँ, जिससे कि आपका साथ में ही रीजन का भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। नाहर डांस के अलावा और कौन कौन से डांस है जो कि अलग, जैसे कि एक हमारा ये बम डांस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा रहता है, बम डांस। ठीक है, बम डांस कहाँ पे किया जाता है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, बम डांस भरतपुर के अंदर होता है, एंड अलवर, अलवर एंड भरतपुर, अलवर एंड भरतपुर के अंदर बम डांस किया जाता है। एक आ जाता है आपका चरकूला डांस, चरकूला डांस, चरकूला डांस जो है, एक मिनट दिखेगा नहीं आपको ऐसे, मैं इसको रिमूव करके दोबारा लिख देती हूँ। चरकूला, जस्ट अ सेकेंड ना, गिव मी अ मिनट। चरकूला, अब मैं चरकुला डांस पूरा ही लिख रही, डी लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि मैं डांस की बात कर रही हूँ। ठीक है, चरकुला डांस जो है वो भी आपका भरतपुर रीजन के अंदर किया जाता है। इनफैक्ट एक डांस है जिसका नाम है खारी डांस, वो आपका अलवर के अंदर किया जाता है। ठीक है, बम डांस जनरली इनके अंदर से पूछा जाता है, तो अलवर भरतपुर रीजन के अंदर बम डांस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिंदोरी, बिंदोरी डांस जो है वो, ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि आपको डांस दे दिया जाएगा और रीजन पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें कि कौन सा डांस किस तरीके से होता है, क्या चीज, ज्यादा पीएचडी हमें करने की इसमें जरूरत है नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे, बिंदोरी जो डांस है वो कौन से रीजन में आप करता किया जाता है, तो आपको डायरेक्टली माइंड के अंदर यही आना चाहिए, झालावाड़। तो याद है तो याद है, नहीं है तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हो सकता, स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद ही कर लो, ज्यादा बेटर है। बिंडोरी जो है वो आपका झालावाड़ के अंदर किया जाता है। झांझी डांस जो है, झांझी, झांझी डांस जो है वो मारवाड़ का है। एक डांग डांस आता है जिसको लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डांग डांस से। डांग डांस जो है वो बेसिकली, हम इसको कई बार डांग रीजन से कनेक्ट कर देते हैं, इसका डांग रीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिकली नाथ द्वारा के अंदर होता है। नाथ द्वारा के अंदर जो वल्लभ सेक्ट के लोग हैं वो मतलब वल्लभ संप्रदाय के, क्योंकि श्रीनाथ जी का वहां पे मंदिर है, तो डांग डांस जो है वो नाथ द्वारा में किया जाता है। ठीक है, तो नाथद्वारा में याद रहेगा। ढोल डांस कहाँ पे किया जाता है? जालौर के अंदर, याद रखना, ढोल डांस जो है वो जालौर के अंदर किया जाता है। झूमर डांस कहाँ पे किया जाता है? झूमर डांस आपका किया जाता है हाड़ौती रीजन के अंदर। ठीक है, झूमर डांस हाड़ौती के अंदर हो गया। उसके अलावा एक आप गरबा भी ध्यान रख सकते हैं, गरबा डांस जो है वो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, डूंगरपुर बांसवाड़ा लिख दो, या फिर वागड़ रीजन लिख दो, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा रीजन। और एक सूकर डांस जो है, जो कि आपका मेवाड़ के अंदर किया जाता है, ये मास्क वाला डांस है। ठीक है ना, सूकर डांस विद मास्क, मास्क के साथ में इस डांस को किया जाता है, मास्क पहन करके, सूकर डांस मेवाड़ के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये डांस जो है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कई बार घूम घूम के पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा दोबारा से इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाऊंगी, इससे बेटर है एक ही क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन में हमने कितने सारे ये देख लिया, इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बनाने से तो बेटर है कि यहीं पे इसको कवर कर लिया जाए। Which region, next question, which region is considered as the birthplace of Rajasthani painting? कौन सा रीजन कंसिडर किया जाता है, बताओ, राजस्थान के अंदर कौन से रीजन को बर्थ प्लेस माना जाता है? अच्छा, राजस्थान के अंदर, तो मुझे बताओ कि जो फादर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग है वो किसको माना जाता है? फादर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, अरे जो इसके फादर हैं वो कौन है? वो है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा कहाँ के हैं? कुंभा मेवाड़ के हैं, तो डेफिनेटली मेवाड़ है ना। अगर आपको ये भी पता है फादर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, तो आप उससे भी कर सकते हैं, मेवाड़। तो बेसिकली मेवाड़ के अंदर स्टार्ट हुई थी पेंटिंग जो है वो आपका 12th सेंचुरी एडी से, एडी से। बट अगर हम सेपरेट बात करते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे तो अपभ्रंश स्टाइल चलती थी ना, जो कि जैन और जो बौद्ध स्टाइल है उनका मिक्सचर जो होता है उससे मिलकर के बनी हुई थी, दैट वाज नॉट ओरिजिनली बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल आपकी राजस्थानी पेंटिंग नहीं थी। तो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 16th सेंचुरी एडी से आपका शुरू होती है ये, इंडिपेंडेंटली अपभ्रंश स्टाइल से निकल करके, मतलब उससे हटके इंडिपेंडेंट ये स्टाइल स्टार्ट होती है। तो मेवाड़ रीजन जो है उसी को ही मदर ऑफ ये जो राजस्थानी पेंटिंग्स है वो बोला जाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, which of the following painters did not belong to Bikaneri painting style?
कौन सा पेंटर जो है वो बीकानेरी पेंटिंग स्टाइल को बिलोंग नहीं करता? बताओ कौन सा पेंटर नहीं करता? शाह मोहम्मद करते हैं, यस शाह मोहम्मद है, अली राजा भी है, रामकिशन माथेरान। माथेरान नाम लेकर से आपको वैसे ही पता चलता है माथेरान पेंटिंग, और उसके हिसाब से ही पता चल जाता है कि बीकानेरी स्टाइल, या फिर कहीं पे उस्ता लिखा हुआ हो तो आप उस्ता कला से भी समझ जाते हैं कि बीकानेरी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। तो कौन सा नहीं है? नानक राम। नानक राम कहाँ के हैं? वो है आपके अलवर के, ठीक है, नानक राम अलवर के हैं। तो हमारा आंसर हो गया नानक राम। अब देखो शाह मोहम्मद, अली राजा और रामकिशन मथेरान का तो नाम आ ही गया है। इसके अलावा कुछ और नाम है जो कि आप थोड़ा सा याद रख लेना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बीकानेरी पेंटिंग स्टाइल से, जैसे कि रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन इज अ वेरी फेमस पेंटर ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और उसके अलावा जो माथेरान फैमिली है पूरी, रुकनुद्दीन हो गया, एक आपका अहमद अली भी है, अली भी है। और माथेरान फैमिली के अंदर मथेरन फैमिली, सॉरी, मथेरन फैमिली के अंदर मथेरन कला है ना, हाँ, थोड़ा सा गलत निकल जाता है मुंह से इंग्लिश के अंदर। तो मथेरन फैमिली में आपके ये आ जाते हैं चंदूलाल हो गया। तो अगर आपको ऐसे नाम भी मिल जाए, चंदूलाल हो गया, मुकुंद हो गया, और उसके अलावा जैसे आपका राम किशन हो गया, मुन्ना लाल हो गया, तो ये सारे जो नाम है ये भी आपके, मुन्ना लाल, ये सारे के सारे नाम जो भी हैं वो भी आपके बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के पेंटर्स के ही नाम हैं। अब बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर हम कुछ बातें याद रख लेते हैं, क्योंकि जब बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात आई है तो हम शुरू कर लेते हैं कि कहाँ से। तो ये डेवलप किसके टाइम पे होती है? तो इसका जो डेवलपमेंट है ये डेवलप होती है बेसिकली राव राय सिंह के टाइम पे। राव राय सिंह के टाइम पे डेवलप होती है। गोल्डन पीरियड किसके टाइम पे था? एक गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड जो है वो किसके टाइम पे था? गोल्डन पीरियड नीडलेस टू से अनूप सिंह के टाइम पे। इन्हीं के टाइम पे उस्ता आर्ट हो गई, मथेरन कला हो गई, ये सब इन्हीं के टाइम पे ही मतलब कि फ्लरिश की थी। तो गोल्डन पीरियड जो है वो अनूप सिंह के टाइम पे था, और डेवलपमेंट इसका जो स्टार्ट हुआ था राव राय सिंह के टाइम पे था। इसके ऊपर आपको इम्पैक्ट किसका देखने का मिलता है? इम्पैक्ट आपको देखने का मिलता है इसके ऊपर मुगल और डेक्कन स्टाइल का। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डेक्कन स्टाइल पेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस राजस्थान की कौन सी पेंटिंग में दिखाई देता है? तो वो आपकी बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ध्यान रख लेना। इनफैक्ट भागवत पुराण भी इस टाइम पे, भागवत पुराण जो है वो भी बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर पेंट की गई है। पुराण, भागवत पुराण जो है वो किनके टाइम पे पेंट की गई थी? ड्यूरिंग राय सिंह के टेन्योर में, राय सिंह टेन्योर के अंदर ये आपकी भागवत पुराण जो है ये पेंट की गई थी। इसके अंदर आपको मैक्सिमम, कई बार ये भी पूछा जाता है मैक्सिमम हॉर्सेस आपको कौन सी पेंटिंग के अंदर मिलते हैं? तो मैक्सिमम हॉर्सेस की जो पेंटिंग है वो आपको इस स्टाइल के अंदर ही मिलती है। इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर ही लिया था कि इस स्टाइल के जो पेंटर्स होते हैं वो अपना नेम और अपने फादर का नेम और मतलब डेट वगैरह जो है ये सब पर्शियन स्टाइल के अंदर लिखते हैं पेंटिंग के नीचे, ठीक है ना, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं पेंटिंग के नीचे। चलो, तो ये बातें हैं, इतनी बातें एटलीस्ट बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फेमस पेंटर्स जमनादास छोटेलाल, जस्ट अ सेकंड, हाँ, फेमस पेंटर्स जमनादास छोटेलाल नंदलाल बख्शराम बिलोंग्स टू विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग है? ऑड पेंटिंग नहीं है, ठीक है, कई बार टाइपो एरर हो जाती है। तो कौन से पेंटर्स है जो कि जमनादास छोटेलाल नंदलाल बख्शराम, ये कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करते हैं? कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से है? अभी जिसकी बात हमने ऊपर की थी इसके अंदर दो नाम और जोड़ लेते हैं, नानक राम, नानक राम प्लस इसके अंदर सालीग्राम, उसके अलावा गुमान अली। ये नाम जो है वो कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के है? अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के, ध्यान रखना, अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में दो तीन बातें देख लेते हैं। इसका जो ओरिजिन है इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का वो शुरू हुआ था बख्तावर, बख्तावर सिंह के टाइम पे। गोल्डन पीरियड आया विनय सिंह के टाइम पे। गोल्डन पीरियड किसके टाइम पे था? विनय सिंह के टाइम पे। इसमें आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम
इन्फ्लुएंस मिलता है या मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलता है आपको इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम इन्फ्लुएंस जो है वो आपको अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में ही मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की कि यहाँ पर आपको प्रोस्टिट्यूट्स, जो नेकेड डांसर्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, उनके आपको यहाँ पे पेंटिंग्स मिलती हैं और ये आपको सिर्फ इसी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर मिलती है, प्रोस्टिट्यूट स्टाइल पेंटिंग। और इसके अंदर ऑर्नामेंटल इंक का भी यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल इंक। अब ऑर्नामेंटल इंक से याद आता है हमें कि हमने पीछे ये भी देखा था, कवर किया था जब बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर मैक्सिमम सिल्वर और गोल्ड इंक का यूज किया गया था। अलवर स्टाइल में ऑर्नामेंटल इंक का यूज किया गया है जिसके अंदर गोल्डन बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे भी गोल्डन कलर वगैरह यूज किया गया है। और इसके अंदर इनफैक्ट जो मतलब पेंटिंग्स वगैरह होती है उनकी बॉर्डर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो बेस्लो स्टाइल बोला जाता है, जिसके अंदर क्या है बॉर्डर को जो मेन मतलब कि आपका सब्जेक्ट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस बॉर्डर को दी जाती है। तो दीज आर 30 क्वेश्चंस। तो ये हमने बिल्कुल इम्पैक्टफुल 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं विच इंक्लूड सो मेनी क्वेश्चंस विद इन इट। आप एटलीस्ट ये जो मैं आपको 50 क्वेश्चंस का जो ये सेट करवाऊंगी, इससे आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। जनरली प्रीवियस ईयर्स में यहीं से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो क्वेश्चंस हैं दे विल strengthen your preparation of whatever exam you are preparing for. So this is all about the video. Thank you जी। जब भी इसका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको इसके ऊपर PDF शेयर कर दूंगी। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, वरना इंडिविजुअली अगर मुझे मैसेज करना चाहें और कोई अगर आपका क्वेश्चन वगैरह है तो आप टेलीग्राम पे इंडिविजुअल मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक, प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो, किसका वेट कर रहे हो। चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।